नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। आज सबसे पहले बात पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के प्रति सीएम योगी के सम्मान भाव और किसान हित में यूपी सरकार के बड़े कदमों की। साथ ही उत्तराखंड की एसडीजी इंडेक्स में बड़ी छलांग पर हमारी रिपोर्ट देखिए। वहीं हम बात करेंगे यूपी के हमीरपुर में हुए पुल हादसे की और चलते चलते बात उत्तराखंड में मिशन 2027 की तैयारियों की। तो लेकर चलते आपको पहली स्पेशल रिपोर्ट में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के सर्वमान्य नेता भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने चौधरी साहब को याद करते हुए उन्हें देश के कोटि कोटि किसानों की आवाज बताया और कहा कि देश हमेशा उनके योगदान का ऋणी रहेगा। आखिर सीएम योगी ने इस मौके पर और क्या बड़ी बातें कही, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। ये तस्वीरें गवाह हैं उस सम्मान की जो देश के अन्नदाता के रक्षक को दिया जा रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर पूरे देश ने उन्हें नमन किया। राजधानी लखनऊ में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान माहौल पूरी तरह से किसानों के प्रति उनके संघर्षों की यादों से सराबोर दिखा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का पूरा जीवन भारत की कृषि, यहाँ के गांवों और देश के अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए समर्पित था। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि देश की समृद्धि का रास्ता गांवों के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारी सरकार चौधरी साहब के उन्हीं सपनों को साकार कर रही है और देश का किसान सीधे तौर पर कल्याणकारी योजनाओं से सशक्त हो रहा है। किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर चौधरी साहब के स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ वे जुड़े थे। देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में तमाम प्रकार के रिफॉर्म करने का श्रेय चौधरी साहब को जाता है। वे देश के किसानों के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है और इसलिए विकास के एजेंडे में किसान होना चाहिए। किसान सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। उन्हें ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं तैयार होनी चाहिए। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह वो शख्सियत थे जिन्होंने देश की सियासत का केंद्र बिंदु किसान और गांव को बनाया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में इस बात को पुरजोर तरीके से रेखांकित किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि चौधरी साहब की दूरदर्शिता का ही नतीजा था कि देश में कृषि सुधारों को गति मिली। आज जब देश उन्हें याद कर रहा है, तब केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार उनकी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए किसान कल्याण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाए हुए है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2017 में सत्ता संभालने के बाद से ही खेती किसानी को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। सरकार का मुख्य ध्यान किसानों की लागत कम करने, उन्हें बिचौलियों से बचाने, सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने और सीधे उनके खातों में आर्थिक मदद पहुंचाने पर रहा है। पिछले 9 वर्षों में यूपी की कृषि व्यवस्था में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। चौधरी साहब के देश के हित में किए जाने वाले कार्यों को ध्यान में रखते हुए
प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार चौधरी साहब की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है। किसानों के हित से जुड़े हुए वे तमाम कार्यक्रम, जिनमें लखनऊ में चौधरी चरण सिंह सीड पार्क का निर्माण भी महत्वपूर्ण है। चौधरी साहब देश के प्रमुख राजनेता तो थे ही, किसानों के मसीहा के साथ ही उन्होंने देश और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 29 मई 1987 को उनका देहावसान हुआ। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से चौधरी साहब की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। किसानों के लिए योगी सरकार के बड़े कदम। 2017 में सत्ता में आते ही पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों का 1 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का ऐतिहासिक फैसला किया था। बाद के सालों में जो किसान तकनीकी कारणों से छूट गए थे, उन्हें भी चिन्हित कर राहत दी गई। पारदर्शी व्यवस्था के तहत सीधे किसानों से गेहूं, धान, मक्का और मोटे अनाजों की खरीद के लिए राज्य भर में हजारों क्रय केंद्र खोले गए। बिचौलियों और आढ़तियों की भूमिका खत्म की गई। यूपी के गन्ना किसानों के लिए चीनी मिलों से बकाया भुगतान को रफ्तार दी गई। गन्ने का राज्य समर्थित मूल्य बढ़ाकर 300 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल तक किया गया। किसानों को निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई, जिससे सिंचाई की लागत काफी कम हो गई। इसके अलावा बाढ़ सागर, अर्जुन सहायक जैसी दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया। प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान पर त्वरित मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को यूपी में पूरी कड़ाई से लागू किया गया। किसानों को कृषि यंत्रों पर 50% तक का अनुदान और मक्का व मोटे अनाजों के बीजों पर 90% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है। खरीफ और रबी सीजन से पहले हर ब्लॉक में किसान चौपाल और किसान मेलों का आयोजन किया जा रहा है। साफ है कि चौधरी चरण सिंह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि देश के करोड़ों किसानों की उम्मीदों का चेहरा थे। उनकी पुण्यतिथि पर योगी सरकार से लेकर आम किसानों ने उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प दोहराया। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि किसानों के हक के लिए जो लड़ाई चौधरी साहब ने शुरू की थी, उसे उनकी सरकार पूरी मुस्तैदी से आगे बढ़ा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। बात करते अगली स्पेशल रिपोर्ट की। देवभूमि उत्तराखंड से विकास की एक बेहद सुखद और मजबूत तस्वीर सामने आई है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों के विभिन्न मार्गों पर उत्तराखंड न सिर्फ खरा उतरा है, बल्कि देश के अग्रणी राज्यों में अपनी जगह पक्की की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में राज्य ने आर्थिकी और पारिस्थितिकी के बीच एक बेहतरीन संतुलन साधा है। सिर्फ यही नहीं, रोजगार के मोर्चे पर भी उत्तराखंड ने नया रिकॉर्ड बनाया है। क्या है धामी सरकार की त्रिस्तंभ भी और 9 सूत्रीय नीति, और कैसे बेरोजगारी को मात दे रहा है उत्तराखंड, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। उत्तराखंड की एसडीजी इंडेक्स में बड़ी छलांग, विकास के मानकों पर देश के टॉप राज्यों में शामिल। पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का बेजोड़ तालमेल, बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक में सुधार, बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड गिरावट, राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे पहुंचा उत्तराखंड, स्वरोजगार को बढ़ावा, होम स्टे और स्थानीय पर्यटन से लाखों को मिला रोजगार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद धरातल पर उतरे निवेश से बढ़े अवसर। पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी अब दोनों ही उत्तराखंड के काम आ रही हैं। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट गवाही दे रही है कि उत्तराखंड में विकास की दिशा और दशा बिल्कुल सही रास्ते पर है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाने के लिए एक बड़ा विजन तैयार किया है। इस विजन का मूल मंत्र है पारिस्थितिकी और आर्थिकी के बीच बेहतर समन्वय, यानी पर्यावरण की रक्षा भी और आर्थिक तरक्की भी। आपको बता दें कि सतत विकास के लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य को त्रिस्तंभी और 9 सूत्री नीति की सौगात दी है। 3 स्तंभों पर टिकी ये नीति राज्य के आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करती है। वहीं इसके 9 सूत्र सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रिवर्स माइग्रेशन यानी गांव की ओर वापसी को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार देने का काम कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ आंकड़े सुधारना नहीं है, बल्कि विकास का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना है। हमने आर्थिकी और पारिस्थितिकी को एक साथ आगे बढ़ाया है। आज उत्तराखंड का एक युवा स्वरोजगार से जुड़ रहा है। हमारी माताएं बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट हमारे सही रास्ते पर होने का प्रमाण है। नीति आयोग की रिपोर्ट का सबसे चमकदार पहलू है रोजगार का मोर्चा। उत्तराखंड ने रोजगार वृद्धि दर में शानदार प्रयास करते हुए अपनी बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड कमी दर्ज की है। हमने रोजगार देने के मामले में भी अच्छा प्रयास किया है और बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। आज राज्य का बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। बीते 4 वर्षों में होम स्टे के क्षेत्र में उद्योग, स्टार्टअप, हेलीपोर्ट, हाईवे, रोडवे, ग्रीन एनर्जी और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। और इसी सकारात्मक बदलाव का परिणाम है कि राज्य में रिवर्स पलायन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो ये दर्शाता है कि अब लोग पहाड़ में भी बेहतर भविष्य देख रहे हैं और अपने अपने पुश्तैनी गांवों को, अपने पैतृक गांवों को वापस लौट कर आ रहे हैं और अनेक प्रकार के रोजगार और स्वरोजगार को अपना रहे हैं। एक तरह से गौरव की अनुभूति भी होती है कि पूरे देश के अंदर हमने कई सारे पैरामीटरों में बहुत अच्छा काम किया है। सुशासन के क्षेत्र में, गरीब कल्याण के क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्रों के विकास में, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सभी मिला के तब जाके एसडीजी इंडेक्स बनता है। और ये पहला स्थान प्राप्त करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी जो विकास की यात्रा है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी कि उसकी दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और सही है। और ये हमारी सबकी जन भागीदारी, सामूहिक प्रयास और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी परिणाम है। कभी पहाड़ों के लिए चुनौती रही बेरोजगारी की दर अब गिरकर राष्ट्रीय औसत से भी काफी नीचे जा चुकी है। सरकारी नौकरियों में पारदर्शी भर्ती, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और होम स्टे जैसी नीतियों ने युवाओं के हाथों को काम दिया है, जिससे पहाड़ों से पलायन पर भी ब्रेक लगा है। फिलहाल साफ है कि नीति आयोग की ये मुहर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस संकल्प को सिद्ध करती है जिसमें उन्होंने साल 2025-26 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा था। आर्थिकी, पारिस्थितिकी और रोजगार का ये त्रिवेणी संगम देवभूमि को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बात करते अगली स्पेशल रिपोर्ट की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से आई एक ऐसी तस्वीर ने देश के पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बुंदेलखंड के विकास का दावा करने वाला एक पुल महज कुछ मिनटों की आंधी और मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे पुल का भारी भरकम कंक्रीट स्लैब ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इस सरकारी लापरवाही की कीमत चुकाई 6 बेगुनाह मजदूरों ने, जिनकी चीखें हमेशा हमेशा के लिए सन्नाटे में बदल गईं। 92 करोड़ की भारी भरकम बजट, लेकिन सुरक्षा के नाम पर शून्य। आखिर कौन है इन मौतों का जिम्मेदार, देखिए हमारी इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में। हाल में देश में हुए बड़े पुल हादसे। गंभीरा ब्रिज हादसा गुजरात, जुलाई 2025। भागलपुर सुल्तानगंज अगवानी पुल हादसा बिहार 2023 और 2024। मोरबी केबल पुल हादसा गुजरात अक्टूबर 2022।
वाराणसी फ्लाईओवर हादसा उत्तर प्रदेश मई 2018। विवेकानंद फ्लाईओवर हादसा कोलकाता मार्च 2016। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन इस सिस्टम की बेरहमी को समझने के लिए इन्हें देखना जरूरी है। ये हमीरपुर का कुरारा इलाका है, जहां मोरकंदर से नैथी गांव को जोड़ने के लिए बेतवा नदी पर पुल का निर्माण चल रहा था। कागजों पर इसे बुंदेलखंड के विकास का सेतु कहा गया, लेकिन बीती रात आई एक मामूली आंधी ने इस सरकारी विकास के परखच्चे उड़ा दिए। निर्माणाधीन पुल का कंक्रीट स्लैब ऐसा गिरा कि उसके नीचे सो रहे 6 गरीब मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। काल के गाल में समाये 6 नाम सिर्फ सरकारी फाइलों का आंकड़ा नहीं है। ये 6 हंसते खेलते परिवार थे जो पल भर में उजाड़ दिए गए। बांदा के रहने वाले 22 साल के लोकेंद्र और 19 साल के कुलदीप, जिनकी उम्र अभी दुनिया देखने की थी, उनके साथी सावंत यादव, सभाजीत, पुष्पेंद्र सिंह और राजेश पाल इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आपको बता दें कि पिलर पर फंसे 3 लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ को जद्दोजहद करनी पड़ी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरन इस हादसे का संज्ञान लिया है, अफसरों को मौके पर भेजा है। सीएम की नीयत और संवेदनशीलता पर कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल उन गद्दारों पर है जो सरकार की नाक के नीचे मजदूरों के खून से अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई के 92 करोड़ रुपए जिस कंपनी को दिए गए, उसका नाम है द शेल्टर कंपनी। 92 करोड़ का प्रोजेक्ट और चंद मिनट की आंधी में मलबे का ढेर। कैसे हादसा हुआ है ये क्या समझ में आया? तूफान की वजह से। कितने लोग आप लोग ऊपर थे स्लैब में जब ये हादसा हुआ है? 7 आदमी। तो कितने आपके साथी हैं जिनको सुरक्षित निकाला गया है? 3। अभी कितने लोग दबे हो सकते हैं? करीब 4 आदमी हमारी जानकारी के मुताबिक। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बांदा बुरागढ़। ये डीएम साहब और एसपी साहब भी मौके पे आए थे और उन्होंने जो बताया है अभी तक कि 2 डेड बॉडी की रिकवरी हुई है, 3 लोगों का जिंदा रेस्क्यू हुआ है और 4 अभी डेड बॉडी उसमें नीचे ही दबी हुई है, जिनके निकालने का काम चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचने वाली है जल्दी। रही बात प्रथम दृष्टया क्या वहां पर संभावनाएं हैं, क्योंकि निर्माणाधीन पुल था। निर्माणाधीन पुल होने के नाते जो शटरिंग वगैरह लगी थी उसमें कहीं कुछ समस्या आई है। इतना तेज़ तूफान था जिस कारण से शटरिंग पूरी स्लैब को लेकर के गिरी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि रात्रि में जब इतना बड़ा अलर्ट था, उस अलर्ट में लोग काम कैसे कर रहे थे ये भी जांच का एक विषय है और पूरा पिलर भी एक गिरा है। तो जो लोग भी इस जांच के दायरे में आएंगे, जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई होगी। यहाँ पे जो बेतवा नदी पर जो पुल है उसमें जो है एक कॉलम सेगमेंट जो है उसमें नीचे गिर गया है। इसमें कुछ लोगों के नीचे दबे हुए होने की आशंका जताई गई थी। इसको सूचना जैसे ही प्राप्त हुई पुलिस और प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ को भी तत्काल रूप से भिजवा दिया गया। एसडीआरएफ प्रकाश में यहाँ पर जैसे डीएम साहब ने अवगत कराया यहाँ पे पहुंच गई थी और इनमें जो 3 लोग थे जो फंसे हुए थे उनको सुचारू रूप से जो है बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू हो गया। अभी जो बताया जा रहा है संख्यात्मक रूप से वो 6 लोग जो है जिनके ऊपर गिरा था उसमें से 2 लोग की बॉडी भी निकाल दी गई है। इस समय जो कारण है वो अभी जो है जांच उपरांत जो है बताया क्या है। कैसी इंजीनियरिंग है ये? कंक्रीट की जगह रेत बेची जा रही थी या सीमेंट की जगह धूल मिलाई जा रही थी? जब मौसम विभाग का साफ अलर्ट था तो निर्माण स्थल पर सेफ्टी ऑडिट क्यों शून्य था? क्यों मजदूर रात को उसी मौत के साए के नीचे सोने को मजबूर थे? हैरानी की बात देखिए, ये पुल माननीय राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के प्रयासों से मंजूर हुआ था। उनके पैतृक गांव के पास बन रहा था। जरा सोचिए, जब सांसद महोदय के रसूख वाले वीआईपी प्रोजेक्ट का ये हाल है, जहां सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो बुंदेलखंड के दूरदराज के इलाकों में चल रहे बाकी निर्माण कार्यों की क्वालिटी का भगवान ही मालिक है। प्रशासनिक लापरवाही और करप्शन के इस खूनी कॉकटेल ने 6 घरों के चिराग बुझा दिए हैं।
मुख्यमंत्री एक्शन का निर्देश दे चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस खूनी खेल के असली स्क्रिप्ट राइटर यानी वो लालची ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग के गैर जिम्मेदार इंजीनियर्स सलाखों के पीछे कब भेजे जाएंगे? क्या इन गरीबों की जान की कीमत सिर्फ कौड़ियों के भाव है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली स्पेशल रिपोर्ट की। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का सियासी महासंग्राम शुरू हो गया है। मौसम की बढ़ती तपिश के साथ अब सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं का आगमन भी प्रदेश में होने लगा है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राष्ट्रीय दलों के शीर्ष नेतृत्व की सक्रियता बढ़ गई है। शांत फिजाओं के लिए जाने जाने वाले उत्तराखंड के मैदान से लेकर पहाड़ तक अब चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बढ़ते तापमान के बीच सियासी पारा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। बढ़ना भी तय है, क्योंकि चुनावी वर्ष जो है, आपको बता दें कि आगामी वर्ष 2027 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच इन दिनों आपसी बयानबाजियों का दौर जारी है और लगातार दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते दिखाई दे रहे हैं। चुनावी वर्ष होने के चलते दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं के प्रदेश में दौरे हो रहे हैं और यहां यूं भी कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने शीर्ष नेताओं का सहारा लेना शुरू कर दिया है। भाजपा ने जहां चुनावी रण मैदान में पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के बाद अब भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उतारा है। भाजपा का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा और अधिक विश्वास भाजपा के प्रति जनता के बीच बनने में मदद करेगा और साथ ही एक बार फिर भाजपा को विजय दिलाने में अहम भूमिका भी निभाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को चुनावी युद्ध भूमि में उतारने की तैयारियां करनी है, जिसके चलते अब तक जीत के ताज को निहारती कांग्रेस पार्टी भी मान रही है 2027 में प्रदेश की सियासत में कांग्रेस भी जगह बनाने जा रही है। वहीं इन सबके बीच नई बहस दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है। जहां भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे पर तंज कसती नजर आ रही है। कांग्रेस का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश में आए हैं, लेकिन संगठन की गतिविधियों को छोड़ प्रदेश के कई मुद्दों पर भी फोकस करना चाहिए। वहीं भाजपा की माने तो राहुल गांधी के दौरे से प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और किसी भी हाल में प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं करने वाली है। हमारी आज के दिन की पहली बैठक सांसद और विधायक की बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि सभी विधायकों और सांसदों को उन सब बातों की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। बड़े हर्ष के साथ ये सूचित करना है कि हमारे नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी 4 और 5 तारीख जून को उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर पधार रहे हैं। समग्र कार्यक्रम के तहत वो अल्मोड़ा में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ पे अव्यवस्था पहले से कम थी क्या, जो ये आकर उस अव्यवस्था को कुव्यवस्था करके इन्होंने चौपट कर दिया। इनका ऐसा भव्य स्वागत तो कहीं पे नहीं। लेकिन आखिर ये आए किस लिए हैं? इसलिए क्योंकि डिनर पॉलिटिक्स जो है वो इनके सांसदों और मुख्यमंत्री के बीच में करानी है। देखिए, चुनावी वर्ष है तो सभी पार्टियों के लीडर्स ने आना है और वो आएंगे भी। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जो आ रहे हैं तो उसको लेकर मुझे लग नहीं रहा है कि कहीं जनता में बहुत वैसा माहौल है, या मुझे तो उदासीन लग रहे हैं लोग कि उनके आने का एक लोगों के अंदर ये भी एक मैसेज है कि इनकी पार्टी द्वारा, इनके द्वारा जो सदन में सबने इनको देखा करते हुए, तो एक बहनों के मन में बहुत आक्रोश है। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड में लगातार राष्ट्रीय दलों के जो मुख्य जो हैं पदाधिकारी यहाँ उत्तराखंड में आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि ये दोनों दल कहीं न कहीं चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं।
लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का ये इन पे आरोप है कि ये अपने बड़े पदाधिकारियों को उत्तराखंड में लाने के बजाय उत्तराखंड के विकास की बात करते हैं, और उत्तराखंड में जो अभी जो उनके पदासीन विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो अपने कामों की बात करें, अपने उन्होंने क्या काम किया उस कामों की बात करें। साल 2027 अभी दूर है, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में चुनावी बिसात अभी से पिछड़े लगी है। भाजपा ने जहां रणभूमि की तैयारी शुरू कर दी, तो वहीं कांग्रेस भी राहुल गांधी के दौरे से माहौल बनाने में जुटा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का इतिहास रचेगी, या कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का दौरा कांग्रेस को विजय बनाने में कितना महत्वपूर्ण साबित होगा। बहरहाल देवभूमि में सियासी दलों की दौड़ शुरू हो चुकी है, और बस यही देखना होगा कि उस चुनावी तपिश में जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है और कौन विजय पताका लहराएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।